Hi, welcome to the next webinar of NAB Meerut during the summer camp 2025. आज हमारे गेस्ट जो हैं वो बहुत हमने पहली बार ये टॉपिक लिया है, हालांकि हमें बहुत टाइम से लेना था, पर लास्ट ईयर वी कुड नॉट मैनेज. सो वी हैव डॉक्टर अल्पना अग्रवाल विद अस. और अल्पना, मैं आपको पहले बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और अब आज के टॉपिक के बारे में. नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं डॉक्टर अल्पना अग्रवाल हूँ, गाजियाबाद में बेस्ड हूँ. मैंने अपनी ज़्यादातर पढ़ाई एमबीबीएस की और एमडी की उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में की है. मैं इस समय संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी हूँ, और विच इज़ अ पार्ट ऑफ संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी. मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 28 साल से जॉब कर रही हूँ. सो ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे बच्चों को टीच किया है, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है, बहुत सारी थीसिस भी गाइड की हैं. एंड ये मेरा एक पैशन है, जो लोगों को सोशली अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जागरूक करना, कुछ मिथ्स जो समाज में हैं, जो फीमेल्स की हेल्थ से रिलेटेड हैं, उनके बारे में उन्हें बताना, उन मिथ्स को हटाना, ताकि एक बहुत ही हेल्दी फीमेल हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सकें. थैंक यू. एंड सबसे पहले I would like to take this opportunity to thank Madam Poonam Tyagi and her team of NAB Meerut for this wonderful organization. It is all about empowering visually impaired people, providing them education, information, independence, transforming their lives. Congratulations, madam. Kudos to your team and special thanks to you. आप ये बहुत ही नोबल और इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं. Really. Thank you so much, Dr. Alpna, for nice things. Actually, हमारी टीम जो है वो ही सारा काम कर रही है. मतलब जैसे आपने अभी मैंने आपको डेमो दिया, I keep learning from them. they are my soul, वो motivational soul behind me, behind everything. तो अभी जो ये आप लोग जो आए हो, मैं really I appreciate, क्योंकि ज्यादातर हम सारे वेबिनार्स टेक्निकल साइड और उस पर रख रहे हैं, और उसमें जो मतलब लेडीज की हेल्थ है वो पीछे चली जाती है, क्योंकि उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता. हमारी नैब मेरठ की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सेतु, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट. और उसमें मेरा सबसे ज्यादा मतलब कोविड के पहले उसमें मेरा बहुत ज्यादा फोकस इस चीज पर रहता था. मुझे लगता था, बुरा लगता था कि गांव में लड़कियों मतलब खुल के बात नहीं कर पाते, और वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे नहीं मतलब स्कूल जा पाते. और तो उसमें मैंने एक चीज लिया हुआ था कि हम लोग वीवर मैन्युफैक्चरिंग ये बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स, और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो वो फिर मुझे वो लालच आ गया कि बच्चों से मुझे बात करने के लिए, और मैंने देखा कि उनको इतना ज्यादा मतलब अज्ञान फैला हुआ था इन बातों के पीछे, कि मुझे लगता था कि इससे ज्यादा तो मुझे मतलब 50-60 साल पहले पता था इन बातों के बारे में. और उसमें हमेशा वो मतलब फिर बाद में इतने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लग जाते थे कि फिर मुझे कहना पड़ता था कि बेटे मैं डॉक्टर नहीं हूँ. तो यहाँ पे ना सिर्फ डॉक्टर, हमने एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट बुलाई हैं जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं, और इनसे आप लोग खुल के बात करना. और स्पेशल थैंक्स टू द बॉयज हु हैव कम. मतलब मैं शैली की कुकिंग क्लास में भी जब बच्चे आते हैं तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. दिस इज रियल जेंडर इक्वालिटी. ठीक है, आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, एंड इट इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब इसके बारे में अगर नहीं पता है तो ये अज्ञान है. तो अभी मैम शुरू में आपको बताएंगी, मतलब बात करेंगी, और जैसा हमारा होता है कि आफ्टर मतलब जो लेटर हाफ है वो आपके क्वेश्चन आंसर उसके राउंड के लिए रिजर्व रहेगा. ठीक है, तो अगर आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तब सिर्फ अपने आप को म्यूट करना, अदरवाइज यू आर कंफर्टेबल. ओवर टू यू डॉक्टर अल्पना. थैंक यू मैम. सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग.
मैम ने तुम लोगों के लिए खास प्रेजेंटेशन बनाया है, और शी वॉज वंडरिंग कि आप लोग स्क्रीन वो प्रेजेंटेशन देखते हो, तो मैंने बताया कि कहीं भी अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी, पर यू पीपल आर यूज्ड टू दिस। आई थिंक हमारे सारे इंस्ट्रक्टर्स स्क्रीन शेयर करते हैं, और आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन, और वो आप लोगों के लिए कोई बड़ी वो बात नहीं है। मैडम ये फिर से अभी प्रेजेंट नहीं हो रहा है, आई थिंक शैली हमें शायद हेल्प कर पाएंगी। आप एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग करके, और हाँ अब आ गया। हाँ आ गया ना, गुड। हाँ। तो शायद मुझे थोड़ा सा इसमें भी हेल्प कर सकें अगर, कि मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन ही देख पा रही हूँ, तो मैं अपनी स्क्रीन को किस तरह से सेट करूं कि मैं देख भी पाऊं आप लोग को, और मैं अपने आप को नहीं, उसमें क्या है डॉक्टर अल्पना, ज्यादातर लोग हमारे स्क्रीन ऑन नहीं करते हैं। एंड आई एम श्योर जितने लड़के हैं वो तो जरूर बिना नहाए और बिना शेव किए होंगे। मैं जब भी उनको बोलती हूँ स्क्रीन शेयर करने का, वो यही बोलते हैं मैम शेव नहीं किया है। पर हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, जनरली वो नहीं करते। मैं भी अभी अभी अपने आप को हटा लूंगी, तो यू डोंट वरी। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, सो ये फिर से क्या हो गया, मैं इस तरह से ही कर लूं ये। आई होप दिस इज ऑल विजिबल। जो देख रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं मैडम? जी जी जी। अच्छा, सो आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। आप सबको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, ये भी पता है कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, या कौन सी चीज नॉर्मल है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी क्या बोलते हैं उनका अंधविश्वास हैं, और बहुत सारी एक ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ कुछ परेशान करती हैं, तो उनके बारे में मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहली चीज, मेंस्ट्रुएशन कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो ये माना जाता है अराउंड 15 साल से लेकर 45 साल तक। सो मेंस्ट्रुएशन उससे पहले, दैट इज 9 से 14 वर्ष के बीच में कभी भी मेंसेस स्टार्ट हो सकते हैं, और अराउंड 45 टू 55 ईयर्स के बीच में यूजुअली मेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो अगर 9 साल से पहले किसी लड़की को पीरियड शुरू हो रहे हैं, या 52 55 ईयर्स के बाद भी बंद हो नहीं रहे हैं, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और हमें इस चीज को कंसल्ट करना चाहिए। सिर्फ एक स्लाइड अबाउट इंट्रोडक्शन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें मेनली एक यूट्रस होता है, दैट इज गर्भाशय, जिसके अंदर बेबी ग्रो करता है। दोनों तरफ उसके ट्यूब्स होती हैं जिसको नले भी कहते हैं, और ओवरीज होती हैं। ओवरीज में एग प्रोड्यूस होते हैं, और अगर स्पर्म के साथ कांटेक्ट होता है तो गर्भाशय के अंदर बेबी ग्रो करता है। और हर महीने हमारा बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि गर्भाशय अपने आप को प्रिपेयर करता है टू सो दैट ये बेबीज को ग्रो कर पा सके। तो जो अंदर सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और हर महीने ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग ही शेड ऑफ होती है इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुएशन और माहवारी जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन चलना चाहिए? यूजुअली हम कहते हैं 2 to 7 डेज मेंस्ट्रुएशन लास्ट करता है, जिसमें कि अगर 2 दिन से कम चल रहा है तो शायद कोई परेशानी है, 7 दिन से ज्यादा चल रहा है तो शायद कोई परेशानी है। और इसमें फर्स्ट डे थोड़ा सा हेवी फ्लो होता है, जो धीरे धीरे कम होता जाता है। डे 4 तक थोड़ा सा फ्लो काफी कम हो जाना चाहिए, और 5 6 7 दिन तक ये खत्म हो जाना चाहिए। इसमें अगर एबनॉर्मैलिटी है, डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। मेंस्ट्रुएशन से एक लड़की की जिंदगी में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज ही हो सकते हैं। अगर प्रॉपर हाइजीन ना मेंटेन की जाए तो इन्फेक्शन हो सकता है। इट समवॉट इफेक्ट्स आवर डिग्निटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन ज्यादा है, डिस्कम्फर्ट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हम काम पर जाने से थोड़ा सा परेशान होते हैं या डरते हैं, स्कूल जाने में थोड़ा सा परेशान होते हैं, जिसकी वजह से एब्सेंटिज्म थोड़ा सा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा होता है फियर ऑफ लीक, कपड़े ना खराब हो जाएं, किसी को पता ना चल जाए। ये एक परेशानी है जो ऑलमोस्ट हर फीमेल को फेस करनी होती है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, क्लीन पैड्स, क्लीन टॉयलेट,
सेफ डिस्पोजल कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये फेस करनी पड़ती है, जो कि परेशान करती है। इसके अलावा आई टोल्ड यू, अगर काम पर नहीं जा पा रहे हैं, ज्यादा पेन हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है, एब्सेंटिज्म होता है, स्कूल में लड़कियों को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है, ये थोड़ी सी परेशान करने वाली स्थितियां होती हैं। इसके अलावा टैबू, इतने अंधविश्वास फैले हुए हैं, इसके बारे में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी फील कराई जाती है, इतने नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं कि लगता है कि ओफो ये क्या मुसीबत है, ये ना ही हो तो अच्छा है। तो सबसे बड़ी चीज होती है टैबू। इट इज स्टिल ए टैबू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये टैबू हमें हटाना है, किसी को पता ना चल जाए हो रहा है, किसी को, घर वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए, बाहर वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए। और कई सारे अंधविश्वास, किचन में नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। कई बार तो ये भी सुना है कि कुछ खाने बनाने भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अचार नहीं डालना चाहिए, अचार खराब हो जाएगा। भाई अचार को कैसे पता चलेगा कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं? ये सारे टैबूज हैं जो धीरे 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 हमें हटाने चाहिए। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट नाउ। तो क्या क्या मिथ्स हैं जो यूजुअली हमारे समाज में पाई जाती हैं और जिसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए? सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि पीरियड्स के समय गर्ल्स इम्प्योर होती हैं, अपवित्र होती हैं, उन्हें कुक नहीं करना चाहिए, उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए या सीक्रेट प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, लड़कियों को भगवान ने ही तो बनाया है ना, ये पीरियड्स भी भगवान ने ही दिए हैं, शरीर इस तरह से बनाया हुआ है, ये पावर उन्हें दी है कि वो आगे चल के माँ बन सकें, एक सृष्टि कंप्लीट उसको जन्म दे सकें। ये पावर कैसे आती है? बिकॉज दे हैव अ यूट्रस विच मेंस्ट्रुएट्स एवरी मंथ। जब भगवान ने ये दिया है तो वो आपको अपवित्र कैसे कर सकता है? एक गलत, गंदी या अपवित्र चीज आपको कैसे दे सकता है? वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस मिथ नाउ। एक्चुअली में पीरियड्स सिर्फ एक नेचुरल चीज है, फिजियोलॉजिकल चीज है, इसमें कोई भी अपवित्रता नहीं है, कुछ भी इम्प्योर नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं है। इस मिथ को अपने दिमाग से हटाइए कि वो अपवित्र हैं। उनको घर के एक कोने में, कई जगह पे पाया जाता है कि घर के एक गंदे कोने में उनको रखा जाता है, नहाना नहीं है, जब बाद में खत्म हो जाएंगे तभी सिर धो के नहाना है। रॉन्ग, ये गलत है, ये मत करिए। इस मिथ को तो हटाना, इस टैबू को तो हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कई सारी कॉमन मिथ पाई जाती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया, 10, 12, 14 साल में यूजुअली पीरियड्स शुरू होते हैं। उस समय कई सारी इस तरह की अवधारणाएं समाज में हैं कि अगर ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है तो कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, सहो इसको। नहीं, मैंने आपको बताया 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 दिन तक फ्लो होना चाहिए, नॉर्मल एवरेज फ्लो होना चाहिए। अगर आप 5-6 घंटे में पैड्स चेंज कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट होना चाहिए। लेकिन अगर इतना ज्यादा फ्लो है कि क्लॉट्स आ रहे हैं, आपको हर 2-3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, या इतना ज्यादा है कि आपके कपड़े, बेडशीट तक खराब हो रहे हैं, डेफिनेटली कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो घर की बड़ी दादी नानी कहती हैं कोई बात नहीं, दर्द की गोली मत दो, क्योंकि दर्द की गोली अच्छी नहीं होती, आगे चल के परेशानियां करती हैं। नहीं, उन बेचारी लड़कियों के साथ ये अत्याचार मत करिए। दर्द बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, काम पर नहीं जा पा रही हैं, डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रही हैं। दर्द की गोली देने में बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, 1 या 2 गोली शुरू के 2-3 दिन दी जा सकती है। तीसरी चीज, सैनिटरी नैपकिन्स यूज नहीं करना है, घर का कपड़ा यूज करें। ठीक है, आप चाहें तो घर का कपड़ा यूज कर सकते हैं अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है। आइडियली तो स्टेराइल सैनिटरी नैपकिन ही यूज करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज किसी कारण से आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप एक एब्सोल्युटली साफ कपड़ा यूज कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन वो बहुत साफ होना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए यूज करने के बाद। और अगर किसी कारण से आपको रीयूज करना पड़ रहा है तो उसे बहुत अच्छे से धोकर, सैनिटाइज करके उसके बाद ही यूज करना चाहिए। हालांकि दिस इज नॉट रिकमेंडेड। आइडियली तो स्टेराइल सैनिटरी नैपकिन यूज करें, बट स्टिल नहीं कर सकते हैं तो बहुत साफ धुला हुआ, स्टेराइल किया हुआ कपड़ा यूज करें।
एक और चीज होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब लड़कियों के पीरियड्स शुरू होते हैं तो शुरुआत में कई बार वो बहुत देर देर से आते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि एक बार आ गए, फिर 2 4 6 महीने नहीं आए, फिर एक बार आ गए, फिर एक लंबे गैप के लिए नहीं आए। शुरुआत के 2 3 साल में ये चीज नॉर्मल मानी जा सकती है, लेकिन अगर ये चीज बार बार चले ही जा रही है लंबे समय तक, डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लें। जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, हर 15 20 दिन में आ रहे हैं, तो भी डेफिनेटली एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। बहुत सारी कॉमन मिथ्स होती हैं मेनोपॉज के समय भी। यूजुअली मेनोपॉज कैसे होता है, अराउंड 45 to 50, 52, 53 ईयर्स में होता है। अगर 45 से पहले हो रहा है, डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर। 52 55 ईयर्स की एज में भी नहीं हो रहा है, कंसल्ट योर डॉक्टर, कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा कि आपको हर 2 3 घंटे में पैड चेंज करना पड़ रहा है, कंसल्ट योर डॉक्टर। इरेग्युलर फ्लो हो रहा है, हर 10 15 दिन में आ रहा है, क्लॉट्स जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो सकती है। कंटिन्यूअसली फ्लो चलता जा रहा है, तो यूजुअली आसपास की फीमेल्स ये कहती हैं कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, बंद होने वाले हैं, इसलिए इस तरह की परेशानी हो रही है। हो सकता है कि उसकी वजह से परेशानी हो रही हो, लेकिन फिर भी कुछ लोकल प्रॉब्लम हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकते हैं, सिस्ट हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करना, इरेग्युलर तरीके से अगर हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। नॉर्मल तरीका क्या होता है, या तो एक झटके में बंद हो जाएं, या बहुत बहुत ज्यादा दिनों के बाद आने लगे और फिर बंद हो जाएं, या हर महीने कम 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 होते जाए और फिर बंद हो जाएं। ये नॉर्मल तरीके हैं। इसके अलावा कोई सी भी गड़बड़ हो रही है, इरेग्युलर हो रहे हैं, डेफिनेटली एक बार कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। और कौन सी मिथ्स होती हैं, पीरियड्स के समय एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, गलत। एक्सरसाइज करनी चाहिए। इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से जो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं, लाइक क्रैम्प्स होते हैं, फटीग होता है, दर्द ज्यादा होता है, उस चीज में आराम मिलता है। आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक चीज है कि एम्बैरेसिंग है, छुपाओ, किसी को मत बताओ। इट्स अ नेचुरल हेल्दी प्रोसेस, ये कोई शर्मिंदगी का कारण नहीं है। छुपाने की, डरने की, अपने शेल के अंदर घुस जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल तरीके से बात करिए, नॉर्मल तरीके से इसे लीजिए। और एक कहा जाता है कि पीरियड पेन नॉर्मल है, इसको इग्नोर करो, दवाई मत खाओ। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेसिव पेन हो रहा है, आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, कंसल्ट योर डॉक्टर। हो सकता है कोई परेशानी हो। और एक चीज कही जाती है कि स्विमिंग मत करो। नहीं, स्विमिंग अगर कोई स्विमर है तो वो कर सकता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे। और ये भी, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि कुछ एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, अचार नहीं डालना चाहिए, और भी कुछ कुछ होंगी जो कई सारी समाज में चलती हैं अवधारणाएं। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मेंस्ट्रुअल ब्लड से, जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं तो फूड खराब हो सकता है, या कोई प्लांट्स खराब हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर खाना नहीं खाना चाहिए। गलत है। इन सारी अवधारणाओं को दूर करिए। फैक्ट्स क्या है, मेंस्ट्रुएशन कोई वीकनेस नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इलनेस नहीं है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है विच शुड बी टेकन एज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हाँ, कुछ ध्यान रखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ में वेरी कर सकती हैं। अगर किसी को 2 3 दिन हो रहा है, उसको हम नॉर्मल ले सकते हैं। 5 6 7 दिन हो रहा है, उसको भी नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको परेशान कर रहा है, 2 दिन से कम हो रहा है, 7 दिन से ज्यादा हो रहा है, जरूर एक बार अपना चेकअप करा लीजिए। सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होता है? नहीं, एक मेंस्ट्रुएशन में सिर्फ 50 to 80 ml ही ब्लड लॉस होता है। दैट इज, इतना अमाउंट लॉस होता है कि 5 6 घंटे में अगर आप पैड चेंज करें तो भी आपको ज्यादा वीकनेस, ज्यादा इलनेस या कुछ नहीं होती है। डेफिनेटली क्लॉट्स हैं, हर 2 3 घंटे में चेंज करना पड़ रहा है, कंसल्ट करिए। और ये एक और चीज का ध्यान रखिए
कि अगर आपके क्लॉट्स आ रहे हैं या फाउल स्मेल आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल इज नॉर्मल, वो एक ब्लड की स्मेल हो सकती है। लेकिन अगर फाउल स्मेलिंग है इतना कि आसपास आपको भी पता चल रहा है कि इसमें कोई गंदी सी स्मेल है जो कि ठीक नहीं लग रही है, बी केयरफुल, एक बार डेफिनेटली दिखा लीजिए। हो सकता है ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो या अंदर आपके कोई और परेशानी हो जिसकी वजह से हो रहा हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। इस चीज के लिए एक बार कांटेक्ट कर लेना किसी डॉक्टर को, हो सकता है अच्छी चीज है। सिम्टम्स भी वेरी कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो भी एक बार दिखा लेना चाहिए। हो सकता है आपको फाइब्रॉइड हो, सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक कंडीशन होती है, वो भी हो सकती है। तो इसलिए नॉर्मल से अलग हटकर कोई भी सिम्टम हो, डेफिनेटली एक बार दिखा लीजिए। सेकेंडली, एक बार ये भी कहा जाता है कि लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं, इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है, इमोशनली थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी कहते हैं। लोग बाग तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये फालतू की चीजें हैं, ये इसके लिए क्यों परेशान हो रही हो। नो, पीएमएस सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, ये रियल है, नॉर्मल है। और अगर ये बहुत ज्यादा है तो इसका भी इलाज हो जाना चाहिए। लेकिन ये समाज के लोगों को समझने की जरूरत है, उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को ये समझने की जरूरत है कि इस समय थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा इमोशनल लड़कियां हो जाती हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मेंस्ट्रुअल, उनको सद्भावना देनी चाहिए। ये नहीं ये क्या पागलपंती है, ये क्या कर रही हो तुम, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसको हटाओ, नहीं, सपोर्ट करें। उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनका ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनका इलाज कराएं, इस चीज को वेव ऑफ ना कर दें। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखने जरूरी होते हैं। हाउ डू यू मैनेज इट? फ्लो को मैनेज करें, जनरल हाइजीन मेंटेन करें, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें और बैलेंस्ड डाइट खाएं, न्यूट्रिशनल डाइट खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और थोड़े विटामिन अपने डाइट में ऐड करें। डिस्पोज कैसे करना है? सब लोग जानते हैं डिस्पोज कैसे करना है, फिर भी बताऊंगी। पेपर में रैप करें और डस्टबिन में डालें। वॉश योर हैंड्स आफ्टर चेंजिंग द सैनिटरी नैपकिंस बिकॉज इट हेल्प्स यू टू अवॉइड यीस्ट इन्फेक्शंस एंड फंगल इन्फेक्शंस। पेन ज्यादा है तो कुछ योगा पोजेस भी यूज किए जा सकते हैं। मे बी मैडम आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको हेल्प कर पाएंगी, बता पाएंगी कि कौन से योगा पोजेस हम यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा पेन में रिलीफ हो। मैडम आप नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे इन आसन के नाम नहीं पता है, पर ये इसमें जो मैम ने स्लाइड लगाई है वो पैर मोड़ के छोटे बच्चे की तरह जैसे बैठते हैं कि आपने घुटने से पैर मोड़ा और आप बैठे और उसके बाद आप पूरा आगे हो गए, अपने आपने सर माथा को जमीन से टिकाने की कोशिश की और हाथ पूरे फैला लिए। बहुत कॉमन सा आसन है, इसका कोई बच्चे नाम भी है। ऐसे काफी लेटते हैं, बच्चे हाँ, भी ऐसे करके लेट जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर ऐसे लेटते हैं कि आधा पैर मोड़ा हुआ है और उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि मैम ने ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है, शी वाज आस्किंग कि इसका कोई फायदा होगा या नहीं, पर मैम ने एक एक चीज इसमें जो भी जिसकी भी स्लाइड है वो आपको पूरी एक्सप्लेन की है। उसको छोड़ के सिर्फ थोड़ी पिक्चर्स थी कि जैसे 4 लड़कियां खड़ी हुई हैं, बीच में वो है, पर उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई 100% ब्लाइंड भी है तो उसने कुछ मिस किया हो, ऐसा नहीं था। तो पर ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है जो मैम अपनी टॉक्स में यूज करती है, तो आई एनकरेज हर टू यूज इट। और इस योगा पोज का मैं अभी नाम ढूंढ के तुम लोगों के लिए ग्रुप में लगा दूंगी। मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं भी ये करूंगी, शायद मेरी गलती है, मुझे नाम साथ में लिख देने चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये मतलब योगा नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप पैर मोड़ के बैठो और उसके बाद उसको पूरा आगे की ओर झुक जाओ। हाँ, अपने हाथों को फैला के और माथे को शीर्षासन कहते हैं, आई थिंक। क्या चीज? शीर्षासन कहते हैं उसको। नहीं, शीर्षासन तो पूरा उल्टा हो जाते हैं बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम बता देंगे।
ठीक है। प्लीज कंटिन्यू हाँ। अल्पना। हाँ, और कुछ जनरल हाइजीन मेजर्स होते हैं। आपको अपने बहुत रोज नहाना, बल्कि इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो सके तो 2 बार नहाना बहुत जरूरी है। क्लीन अपने हर बार नहाइए, अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करिए, काफी अच्छी साफ सफाई रखिए। पैड्स को, टेम्पोन्स को हर 5-6 घंटे में चेंज करिए। अगर पूरी तरह से वो सोख नहीं भी हुए हैं तो भी इट्स अ गुड आइडिया टू चेंज इट एवरी 6 to 7 आवरली, क्योंकि वो जितना भी आ जाते हैं फिर उसमें बैक्टीरिया अगर ग्रो करने लगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू चेंज देम मोर फ्रीक्वेंटली। अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे से धोकर, साफ करके, ड्राई करके रखिए। और एक और चीज का ध्यान रखिए, हालांकि ये एक बहुत छोटी सी चीज है, जब भी कभी आप सफाई कर रहे हैं ना तो पीछे से आगे की ओर मत करिए, आगे से पीछे की ओर करिए, क्योंकि पीछे एनल एरिया से कुछ बैक्टीरिया या हार्मफुल एजेंट्स आगे की ओर आ सकते हैं। आगे की से पीछे की ओर अगर आप करेंगे इसकी सफाई तो हमेशा कंटामिनेशन की और इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और एक चीज है, जो वेजाइना होती है ये नेचुरल क्लींजिंग की तरह होती है, तो आपको कुछ डूश करने की, क्लीनिंग एजेंट लगाने की, स्प्रे वगैरह करने की या कोई सेंट्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही नेचुरली साफ होती रहती है। थैंक यू। और एक चीज वो जो मैंने आपको अभी भी बताया कि इसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन रैशेस हो सकते हैं। प्लस जैसे कुछ लोग टैम्पून्स भी यूज करते हैं, उनको भी लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन होकर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम की कंडीशन हो सकती है, जो कि एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, खतरनाक भी होता है। और अगर सफाई ना रखी जाए तो वेजाइनल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल विजिनोसिस वगैरह हो सकता है, जो अगेन काफी परेशान करता है, डिफिकल्ट टू ट्रीट हो सकता है। और अगर ये इन्फेक्शन लंबे समय तक हो जाए, आप इसको जल्दी से ट्रीट ना कर सकें, तो ये इन्फेक्शन ऊपर माने सर्विक्स में, यूट्रस में भी जा सकता है, जिससे एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, आपके नलों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार ये बताया जाता है ना कि नलों में इन्फेक्शन हो गया है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, जिसका जल्दी से जैसे ही इन्फेक्शन हो तुरंत इलाज करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो ऊपर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, नलों में भी फैल सकता है। तो मेंटेन कैसे करना है? बहुत अच्छे से धोइए अपने आप को, सफाई रखिए, ड्राई रखिए, क्लीन रखिए, 4 to 6 आवर्स में चेंज करिए, अपने अंडरगारमेंट्स को रिपीटेडली वॉश करिए, हो सके तो उन्हें धूप में सुखाइए। अगर धूप में सुखाना पॉसिबल नहीं है तो आप उनको आयरन भी कर सकते हैं, जिससे उनके बैक्टीरिया वगैरह डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और उनको प्रॉपरली डिस्पोज करिए। तो दिस इज माय लास्ट स्लाइड। हमें टैबू हटाना है, सफाई रखनी है, शर्मिंदगी नहीं रखनी है, और एक प्लेज लेना है कि we will break the silence of menstruation, we will talk about it freely, we will not feel ashamed of it, we will be proud of it, because it is giving us the power to create a new life. हम इसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, हम इसे छुपाएंगे नहीं। हमारी जो परेशानियां हैं उसे छुपा के, डर के घूमते नहीं रहेंगे, फ्रीली अपने घर वालों से और डॉक्टर से बात करेंगे। थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट डॉक्टर अल्पना, मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और मतलब कमिंग फ्रॉम सच अ सीनियर पर्सन, आई मीन आई एम अमेज्ड। बहुत बहुत अच्छा आपने वो करा। अच्छा, इसमें से कुछ एक चीजें हैं जो मैं थोड़ा और उनको सिंप्लीफाई करना चाहूंगी अपने सुनने वालों के लिए। अब ये मत सोचना कि मुझे मैम को क्या एक्सपीरियंस है मैम तो नैब का करिए। एक नैब मेरिट की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सेतु, जिसमें हमारा एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट था अबाउट ये सैनिटरी पैड्स का, और उसमें हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स हम बनवाते थे और उनको विलेजेस में लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो उसके चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट था, इसीलिए मुझे था कि मैं एक बार आप लोगों के लिए ये सेशन करवाऊं। उसमें मैम ने एक चीज जो बोला अभी लास्ट में कहीं, अंडरगारमेंट्स, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आपसे सलवार या उसके अंदर जो कपड़ा पहना जाता है, सबसे छोटा अंडरगारमेंट्स मैम का मतलब उससे था। अच्छा, इसमें जो
एक शुरू में मैम ने बहुत कहा था कि पहले एक बहुत मिथ था कि उछल कूद नहीं करो, बाहर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वो करो। तो अगर आप लोग अपनी मम्मी या नानी दादी से पूछेंगे, इंडिया में फॉर गर्ल्स अंडरगारमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था आज से 80 साल पहले। ठीक है, सब लोग हाथ से सिले हुए कपड़े पहनते थे, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन जिस चीज से आप कर रहे हो उसको आप कैसे रोकोगे? जैसे आप खड़े होगे वो गिर जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हम लोग ट्राउजर तो पहनते नहीं थे इंडिया में, तो इसलिए उस टाइम लड़कियों को एक वो दिया गया था कि भाई आप कोने में बैठे रहो, उछल कूद करोगे, आपका मतलब गंदगी फैलाओगे आप। क्योंकि इसमें जो एक गंदगी है वो तो गंदगी है, मतलब आप जो भी हमारी बॉडी से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो नाक से हो रहा हो या किसी और ऑर्गन से हो रहा है, वो चीज गंदा लगता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक वो था। आज की तारीख में आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। और शायद तुम लोगों को भी ताज्जुब होगा, डॉक्टर अल्पना आपके लिए भी बहुत बड़ा वो होगा कि मैंने जब ये इसका प्रोजेक्ट शुरू करा था तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कहीं एड्स के जो पेशेंट्स थे उनकी जब डेथ हो जाती है उन बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज खोला था। और मैं मतलब हमेशा उनको थैंक यू करती हूँ। ही इज अ बैचलर, ही इज आवर एज बट ही इज अ बैचलर। उन्होंने मेरे को आके बताया, उन्होंने मुझसे पूछा, कहते कि पूनम जी ये क्या होता है ये सब। तो मैंने कहा आपको क्या इंटरेस्ट एकदम से? तो कहते कि एक लड़की बहुत शैतान थी, फिर वो मैं इस बार गया तो बिल्कुल गुमसुम से कोने में बैठा रखी थी। तो मैंने कहा इसको क्या हुआ? तो उन्होंने बोला इसके पीरियड्स हो रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो कहते हैं कि मैंने जब अपनी जो उनकी जो वो आश्रम टाइप का जो सुपरवाइज करने वाली लेडीज थी, तो कहते हैं जब मैंने उनसे पूछा तो वहां पे पता चला कि उनके पास इस चीज के लिए कोई साधन नहीं था। तो वो सूखी घास जमा करके उस लड़की को लगा के और वो बैठा देते थे। ओहो, तो ये मैं वाला अभी ये मैंने बता, जितनी बार मैं ये चीज रिपीट करती हूँ, मैं आई गेट गूज बम्स, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये 20वीं सदी में 21वीं सदी में जब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तब आज की तारीख में भी ये गांव की लड़कियों की हालत है। कोने में बिठा दिया जाता है गंदे कमरे में कि हाँ, आपको नहाना नहीं है, 5 दिन तक आप नहाओगे नहीं, बाद में नहाना नहीं। और वो सिर्फ ये था कि जिससे मतलब पूरे उसमें वो न फैले। तो वो वाला टाइम था कि जब मैंने शुरू करा था ये प्रोजेक्ट। और उसमें मैम ने अभी एक और चीज बताई कि कपड़ा वर्सेस नैपकिन। कई जगह होगा कि आपकी शायद मम्मी या मतलब आपके अगर वो लोग एम्फेसाइज करते हैं कि भाई ये बहुत महंगा पड़ता है, वो ले लो। तो एक्चुअली देखा जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आई एम 65 प्लस, मैंने अपने बचपन में यूज्ड कपड़े यूज किए हैं और तब ये बहुत कॉमन था। मैं जब मैं हॉस्टल गई थी तब मुझे सैनिटरी पैड्स का कॉन्सेप्ट मतलब वो इसलिए दिया गया था कि भाई अब तुम बाहर तुम्हें असुविधा होगी। और मेरे सारे, और वी ऑल वर फ्रॉम गुड फैमिलीज, मेरे हॉस्टल में सबका यही हाल था कि घर में तो हम यूज करते थे पर बाहर आए तो, क्योंकि तब वो इतना एक्सपेंसिव माना जाता था और इतने मुश्किल से मिलता था, उसको खरीदने के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम होती थी। वो जो मैम बोल रही है कि इतनी शर्म आती थी, इतना वो था, मम्मी को कहना पड़ता था, मम्मी अगर भूल गई तो क्या होगा। तो दैट्स व्हाई उस टाइम ये बहुत ही एक रेयर चीजें थी। आज की तारीख में तो इट इज लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, आप कहीं से चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम मैंने IIT में टेक्सटाइल वालों के साथ में मिलके जब रिसर्च करी, बिकॉज मुझे कोई सिंपल सॉल्यूशन चाहिए था जो गांव में भी लोग बाग यूज कर सके। मैं उनको ये नहीं कह सकती हूँ कि आप खरीद लो, इन्वेस्ट कर लो, मतलब आई हैव टू गिव देम अ सॉल्यूशन। तो उसमें मेरे को पता चला कि अगर आपके घर में जो कपड़ा है वो खुद अपने आप में साफ है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब साफ का क्या है, पहले जमाने में हम लोगों के घरों में सफेद कपड़े बहुत होते थे, बेडशीट, बेड कवर, चादर, ज्यादातर चीजें जो मतलब जो घर में दादी नानी होती थी उनके कपड़े, मतलब जो धोतियां होती थी वो बहुत मुलायम कपड़ा और बहुत अच्छा सफेद कपड़ा होता था। सफेद या हल्के रंगों के कपड़े, वो जो था वो धुल पिट के इतना था कि उनका सारा केमिकल तो निकल गया होता था। तो वो अगर आप उसको अच्छा धो के और उसका अच्छा यूज करो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे उस टाइम केरला वालों ने बताया कि केरला में इट वाज वेरी कॉमन कि जो आदमी जो वो लुंगी सी पहनते थे वो अलग अलग लड़कियां मतलब यूज करती थी और
उसका एक स्पेशल धोबी था जो उनको धो के वापस करके जाता था। पर ये सब चीजें तब थी जब पॉपुलेशन बहुत कम थी और जो भी रूल था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। तो आज की तारीख में अगर आप उसी चीज को फॉलो करो तो या तो बिल्कुल उसी हिसाब से करो, और नहीं है तो सिंपल आप सैनिटरी पैड ले लो, वो दैट बिकम सिंपलर। और ये जो आजकल ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि इस कपड़े का प्रिंट बड़ा अच्छा है, बड़ा मतलब फास्ट है, 7 साल हो गए पहनते हुए बिल्कुल फेड नहीं हुआ, वो चीज स्किन के लिए अच्छी नहीं है। जो प्रिंट ज्यादा अच्छा है उसका मतलब उसका केमिकल उतना ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसको जितना ज्यादा पहन रहे हैं, तभी ये फैब इंडिया वगैरह इतने एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये लोग उसकी वेजिटेबल डाई यूज करते हैं विच कम्स आउट वेरी एक्सपेंसिव पर सेफ है स्किन के लिए। तो अगेन फिर वो हो गया ना कि आपको चीज ड्यूरेबल चाहिए या आपको चीज अपनी स्किन के लिए सेफ चाहिए। तो इसलिए जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के उस हिसाब से लो। दैट entirely depends on your condition and your mental condition, your financial condition, आप किस चीज को यूज कर रहे हो। पर्सनली मुझे लगता है कि जितना हम लोग आजकल जो रिफिल के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी हम प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैनिटरी पैड्स, प्लास्टिक की पॉलीथीन उनके बाद में सबसे बड़ा एक वो कंट्रीब्यूट करने वाली चीज है जो रिफिल्स को वो कर रहा है, क्योंकि उसमें जो लाइनिंग लगा दी जाती है जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो, वो अगेन इट कम्स टू प्लास्टिक, उसमें से कोई उसको रिमूव नहीं करता, कोई उसको वो नहीं करता। तो जो भी सोच समझ के आप जो भी ऑप्शन चुने अपने लिए, वो बिल्कुल आप सही चुनिएगा। और जहां पे बोलते हैं ना कि मैम ने बहुत बार एम्फेसिस दिया कि 7-8 घंटा से ज्यादा नहीं यूज करो, 5-6 घंटा, वो भी आपके फ्लो पे डिपेंड करता है। ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ड्यूरेशन उतनी कम कर दो, लास्ट वाले डे में हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा यूज कर लें। इसका मैं आपको एक पर्सनल वो एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जो मुझे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार शुरू किया था कि जितनी लड़कियां वहां पे पढ़ रही थी उनको गिन के आई थिंक एक पैड का वो या ऐसे कुछ दिया जाता था। एक आध साल बाद सुना कि वो स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट ने हटा ली। उस टाइम जो दिल्ली गवर्नमेंट के बच्चे थे, जो हमारे मतलब उस टाइम जिस सोसाइटी में मैं थी, तो हमने सारे मेट्स के बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन फैसिलिटी करी हुई थी। तो मैंने कहा ये एंड यूजर है, ये मुझे सही बात बता पाएंगे। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आपको मिलता? तो उन्होंने कहा मैम अब तो खत्म हो गया। अच्छा क्यों खत्म हो गया? उसमें वो उन बच्चों के पास आंसर नहीं था, मुझे उनसे बात करके पता चला। वन ऑफ माई मेड हैड 6 daughters, maid was also less than 50। वो 7 बच्चों में से 2 बच्चे सिर्फ स्कूल जाते थे, 2 लड़कियां स्कूल जाती थी। उनको जो पैड मिलते थे वो पूरी की पूरी 7 लेडीज महीने में यूज कर रही थी। अब आप सोचो कि उसके हिस्से में कितना पैड आया। मतलब वो एक अनरिटन लॉ था कि तुम्हें 1 मिल गया या 2 पैड मिल गए, इनसे तुम्हें महीना खींचना है। देन व्हाई आर यू ब्लेमिंग द गवर्नमेंट कि उन्होंने उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया? इन्फेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस चीज को बिल्कुल इतनी बेदर्दी से यूज करा। मतलब आप उसी में आप सोचो कि एक कहीं आपका मान लो खुदा न खास्ता कहीं से खून निकल रहा है, कुछ हो रहा है, और आपने वही पट्टी चिपकी रहने दी 3 दिन तक बिना किसी ड्रेसिंग के, बिना, तो आपका घाव तो बनेगा ना। यहाँ भी वही बात है कि चेंजिंग, अगर आप उस जगह को ड्राई नहीं कर रहे हो तो आप एक ही गीला कपड़ा या कुछ भी लगा के रखे हुए हो अगर 2 दिन तक या 24 घंटे तक, तो आपको इन्फेक्शन तो होना है ना। तो इसलिए इन चीजों का पर्सनल अपने कॉमन सेंस से ध्यान रखना, जो भी मैम ने बताया। अच्छा, थैंक यू सो मच। और अभी आपका मैं मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन अलाउ कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी मैम से पूछना है तो प्लीज गो अहेड। मैम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा। हाँ बताइए। हाँ बोलो शैली। पहले मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पूनम मैम को थैंक यू, आपने ये रखा। मैंने अपने उसमें नहीं देखा कभी आज तक हमने इतना डिटेलिंग में सुना हो। और थैंक यू मैम, आपने इतने एफर्ट्स लगाए हम लोगों के लिए। अब मेरा मैम क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट तो मेरा है कि हम जैसे ड्यूरिंग द दैट पीरियड, मतलब हमको बोला जाता है कि सिर नहीं धोना, कि फ्लो कम हो जाता है। कोई वैसा रीजन नहीं है। फ्लो ऐसा रियलिटी में होता है कि अगर हेड वॉश करेंगे तो फ्लो कम होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस बिल्कुल इनफैक्ट अगर आप रोज धोना चाहते हैं तो रोज धोइए, सफाई रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सिर धोने से, मैंने तो ये भी सुना है कि सिर इसलिए नहीं धोते क्योंकि ना अब 5 दिन तक वो जो होता था ना पुराने जमाने में कि नहाना नहीं है, कोने में बैठा रहना है, बिल्कुल कोई वो नहीं रखना है, क्योंकि आप गंदे हो गए हो, आप अपवित्र हो गए हो। तो जब आप बंद हो जाएगा तो पूरा नहाओ, सिर धो, ताकि अब आप फिर से पवित्र हो जाओ। तो ये भी एक अवधारणा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप बिल्कुल सिर धो सकते हैं, रोज नहाइए, दिन में 2 बार नहाइए। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे मेनोपॉज होता है तो उसमें क्या ऐसा भी होता है कि एकदम से पॉज हो जाए? हाँ, हो क्या सकता कोई सिम्टम? हाँ, हो सकता ऐसा है। भी हो सकता है। 3 तरीके से होता है। 1, या तो अचानक एक दिन बंद हो जाए और उसके बाद हो ही ना। लेकिन हम एक और चीज होती है इसकी डेफिनेशन में कि अगर आपके 1 साल तक कंप्लीटली नहीं हुआ तब हम उसे मेनोपॉज मानते हैं। अगर आपके 5-6 महीने नहीं हुआ फिर उसके बाद हो गया तो हम उसे मेनोपॉज नहीं मानते। तो 1, अचानक बंद हो सकता है। दूसरे, हर महीने होता रहे लेकिन धीरे 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 कम होता जाए और अल्टीमेटली बंद हो जाए, 1 साल तक ना हो, तो उसको मेनोपॉज कहेंगे। तीसरा, ड्यूरेशन बढ़ता जाए, इस बार 1.5 महीने बाद आया, अगली बार 2-2.5 महीने बाद आया, फिर 4 महीने बाद आया, वो भी एक नॉर्मल तरीका है मेनोपॉज होने का। लेकिन एक चीज तो का मैम ध्यान रखिए, अगर किसी का मेनोपॉज 1 साल तक लगातार पीरियड्स नहीं आए, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कोई वो बीमारी हो सकती है। 1 साल इज द टाइम, चलता है, ठीक है। तो मैम जैसे अगर क्लोज हो गया हो तो उसके लिए क्या, मतलब कोई टेस्ट वेस्ट करा के जिससे कंफर्म होता हो कि हाँ ऐसा कुछ? मतलब अगर फ्लो कम हो गया है तो क्या हमें टेस्ट कराने चाहिए, इज नहीं दैट मैम, फ्लो नहीं, बिल्कुल ही, जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैं तो भूल नहीं जाना है। मतलब लास्ट ईयर मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज किया था, तो उससे मुझे 1 ईयर कंप्लीट बिल्कुल ठीक रहा। तो अभी लास्ट मंथ से ही मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं हो रहा है। तो मतलब कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अब देखिए, 1 मंथ ओवर ऊपर हो चुका है मुझे। अगर आपकी एज 45 से ऊपर है तो हो सकता है कि ये मेनोपॉज के लक्षण हो, पेरी मेनोपॉज जिसको कहते हैं, कि आपको लंबे समय तक नहीं हो रहा है या देर देर से हो रहा है। इसके लिए एक बार आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके एक डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपके 1-2 टेस्ट करवा के देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल थायराइड करवा के देख लेंगे, आपका प्रोलैक्टिन करवा के देख लेंगे, या फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेंगे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई परेशानी नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो ये एक मेनोपॉज का लक्षण हो सकता है। इसके लिए फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी मैम, और अगर मैम पर 45 से ऊपर हैं और आपके मेनोपॉज होने के लक्षण शुरू हो गए हैं, अनलेस कोई अबनॉर्मैलिटी हो, होने दीजिए, क्योंकि ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। नहीं मैम, कभी कभी तो किसी का मतलब आफ्टर 40 भी हो जाता है ना, जैसे 40 के बाद, किसी केस 40 में। नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार दिखा लेना चाहिए अगर 40 के आसपास हो रहा है, कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इतनी जल्दी बंद हो गए हैं, वो हार्मोन प्रॉब्लम को भी दिखाना जरूरी है। ओके मैम, थैंक हाँ यू जी, मैम। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। नमस्कार मैम, मेरा नाम समीर है और मेरी डॉटर कुछ बात करना चाहती है मैम। हाँ जी, बिल्कुल। ले बेटा। Sameer, I really appreciate it. एक्चुअली Very nice, very बहुत nice. अप्रिशिएबल है ये कि आपकी बेटी आपके साथ बैठ के ये देख रही है और नो, क्वेश्चन पूछ रही है। वेरी नाइस। बेटा पूछो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मैम मेरे को ना बीच में मेंसेस में गैप आता है 2 to 3 मंथ्स का। हर बार इस तरह से होता है कि 2 to 3 मंथ्स में गैप आता है? यस मैम। जब आता है तब नॉर्मल फ्लो है या वो कम है? मैम नॉर्मल फ्लो है। एक बार फिर भी दिखा लीजिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कोई छोटी मोटी सिस्ट हो, पीसीओएस हो, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो पीरियड्स डिलेड आते हैं। ये नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़े से डिलेड ही होते हैं, या फिर अगर आपको इस तरह से एक बार दिखा लेना और अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवा लेना जरूरी है। दिखा लीजिए एक बार। ठीक है, थैंक यू मैम। हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है ये। ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? आशुतोष, शायद तुमने भी हैंड रेज किया था बेटे शुरू में। मैम मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन रीडर एक्सेसिबल नहीं होती, मतलब स्क्रीन रीडर उसको इसलिए किया था। बाकी मेरे 3 क्वेश्चन है। पहला
कि अगर किसी मेल को समझना हो कि पेन किस तरह का होता है ये वाला, तो क्या कोई इक्विवेलेंट है कि हमारी पैर में चोट लग गई चलते चलते या सर टकरा गया? बेटा क्रैम्पिंग टाइप का एक पेन होता है, जैसे कि अगर आपके पेट खराब हो रहा होता है तो पेट में जो एक क्रैम्प टाइप की चीज होती है ना, ये उसी टाइप का पेन होता है जो लोअर एब्डोमेन में हो रहा है, नाभि के नीचे। तो ये उस टाइप का क्रैम्पिंग टाइप का पेन होता है। जैसे कुछ स्पाज्मोडिक या क्रैम्प या पेट खराब होता है तो जिस तरह का होता है, थोड़ा सा उसी टाइप का, टुवर्ड्स द लोअर एब्डोमेन। जब आप हैवी खाना खा लेते हो ना कभी कभी, तो उस तरह का होता है। मतलब अच्छा खासा पेन होता है, वो भी डिपेंड कर, मतलब वो भी वेरी करता है, किसी को नहीं होता बिल्कुल, किसी को कम होता है, और कभी कभी हो सकता है बहुत ज्यादा होता है। कई सारे आपने लड़कियां देखी होंगी स्कूल नहीं आ रही हैं क्योंकि उनके इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि वो बेचारी बेड से ही नहीं उठ पा रही हैं या काम पर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि इतना ज्यादा पेन हो रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एक बार दिखा लेना या दवाई खा लेना, अच्छी ठीक है। और जो मैम ने एक चीज और बहुत अच्छी बोली, जो सच में बहुत डिस्करेज करते हैं कि दवाई बिल्कुल मत खाना, आदत पड़ जाएगी, ये हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाओ। मतलब ठीक है कि तुम हर बार खाओगे तो हो सकता है तुम्हें आदत पड़ जाए, पर आई हैड सीन गर्ल्स एज ए टीचर कि अगर मान लो कल तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, आज तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए, तो तुम क्या करोगे? एग्जाम देने नहीं जाओगे, पूरा साल बोर्ड का बेकार कर दोगे। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें दवाई खा के काम पे चलना बहुत जरूरी होता है। जैसे उस टाइम तुम्हें अगर फीवर भी होगा तो तुम यही करोगे ना, भी दवाई देके अपना एग्जाम तो देने जाओगे ना, तो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना चाहिए कि नहीं एक बार खा लिया तो अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मैं पर्पल फेस्ट दिल्ली में गया था तो वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, उसमें से एक स्टॉल का भी था सैनिटरी पैड का। तो मैं पूछता जा रहा था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो जब मैं स्टॉल पे गया वहां पे कोई भी नहीं था आसपास। दूसरा स्टॉल था, उस पे तो भीड़ थी, उस स्टॉल पे कुछ नहीं था। मैंने पूछा ये क्या है, मैडम बड़ी हंस के बोली ये सैनिटरी पैड। अच्छा मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं चला गया। फिर मैं वापस आया कि मुझे पूछना तो चाहिए कि क्या मतलब ये मतलब आपने अलग क्या किया जो आपने स्टॉल लगा रखा है, क्योंकि सैनिटरी पैड तो हर जगह मिलते ही हैं। तो वो कंफर्टेबल नहीं थी बताने में और बाकी भी जो औरतें थी वो मुझे देख रही थी, मेरे पे उतना ज्यादा प्रेशर था कि मुझे क्यूरियोसिटी तो थी कि उन्होंने अलग क्या किया है, और वो बता भी नहीं थी मुझे ढंग से, मतलब बहुत ना के बराबर बताई थी। अब मेल तो पूछना चाह रहा है पर फीमेल ही नहीं बता रही। Exactly. यही तो टैबू है जो हमें हटाना है। हाँ, और उनको आई थिंक ट्रेनिंग की ज्यादा जरूरत थी। और आशुतोष, सिंस आई नो हिम पर्सनली, वो बहुत एक्टिविस्ट टाइप का बंदा है, तो इसको हर चीज में मतलब डिटेल में जाना होता है। तो मैं जो बता रही थी कि हम जब गांव में जाते थे और मैं वो करती थी, तो मैं अपने हस्बैंड कर्नल त्यागी को अगर उस रूम में बैठे हैं या कोई मेल टीचर है तो मैं उनको हिलने नहीं देती थी और मैं बच्चों को बोलती थी कि ये तुम्हारे लिए एक लर्निंग है कि मतलब कोई बैठा है तो ये मत समझो कि अंकल बैठे हैं या सर बैठे हैं तो उनके सामने मैं कैसे पूछूं। तो यहाँ उल्टा था कि आप पूछना चाहते थे, बिकॉज ही इज अ वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ अ पर्सन। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात और है। उसमें उनको बताने में वो था, तो आई मीन उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। लास्ट क्वेश्चन इज लाइक फीमेल के जो ये सेक्सुअल हेल्थ की एजुकेशन है, इसके ऊपर तो काफी चीजें होती है, मतलब पता अवेयरनेस वगैरह होती है, पर मेल के अंदर भी बहुत सारे मिस होते हैं। मतलब हमारी भी मतलब अलग से हेल्थ होती है, हमें भी बहुत सारे मिस होते हैं, तो उसके लिए बेटा इसके लिए भी स्कूल्स में आई थिंक अब जो एजुकेशन होती है, इसके लिए भी कई स्कूलों में मैंने देखा है कि वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, जिनके पास जाके आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बट एक्चुअली आई थिंक मैडम ये एक अच्छी बात कही आशुतोष जी ने कि इस तरह की रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए इस चीज के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। देखो डॉक्टर अल्पना, आपको बुलाना मेरे लिए बहुत इजी था बिकॉज आई हैड बीन इन दिस फील्ड, पर उसके लिए जो आप बोल रहे हो, आई थिंक वी नीड टू कंसल्ट अ सेक्सोलॉजिस्ट। मैंने आज तक I'll have to find out. हाँ, तो इट इज क्योंकि ये चीज बेटा इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। आई थिंक ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन अभी पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, और उसमें जो एक मूवी थी पीरियड, उसको अवार्ड भी मिल गया, तो वो और भी ज्यादा
पैडमैन। पैडमैन हाँ पैडमैन, नॉट पैडमैन, उसके पहले जो उसने ये इंडियन है, शी इज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, पीरियड समथिंग करके है, बिकॉज आई मेट दैट वो लेडी बहुत अच्छी मूवीज बनाती है, एंड उसका पैडमैन तो बाद में खैर बहुत हिंदी वाली थी, वो तो बहुत पॉपुलर हो गई थी, पर अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ इतना पता नहीं चला। पर आशुतोष, आप अगर चाहो तो आप ये जो आदिति चैट है, आई एम अवेयर अबाउट इट मैम। हाँ, तो उसमें पूछ के देखो, बिकॉज वो बोलते हैं कि वो एआई से उन्होंने स्ट्रिक्ट मतलब बोला था कि दिस इज नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। अच्छा, एक और चीज होता है, यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट करके यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप यूरोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। गुड, थैंक्स। थैंक यू। हेलो मैम। बोलिए अंकिता। गुड मॉर्निंग मैम। मैं बोल रही हूँ कि मेरा 2 दिन जाता है, लेकिन एक पेट से मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता है, और ज़्यादातर क्लॉट्स टाइप के जाता है, और ये क्लॉट्स धीरे धीरे 15 डेज तक जाता है, थोड़ा थोड़ा जाते रहता है। और दूसरी बात कि मैं वारफेरिन की मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्लॉटिंग से मेरा विजन गया है। तो नहीं, इसके लिए भी अगर आपका 15 दिन तक इस तरह से क्लॉटिंग होती है तो एक बार आपको इन्वेस्टिगेशंस करवा के अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हो सकता है इंटरनली कोई वो हो प्रॉब्लम, ओवरी में या किसी चीज में, एक बार दिखा लेना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मेरा विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स से है। कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में बहुत कॉमन होता था कि मतलब देयर आर फ्यू पीपल जिनको बिल्कुल पेन नहीं होता, जिनको बिल्कुल पता नहीं चलता, तो दे ऑलवेज से कि मैं जब खड़ी होंगी, मैं थोड़ा चलूंगी, मुझे प्लीज बताना कि आई होप देयर इज नो स्पॉट, मतलब कि उनको पता ही नहीं चलता था कि दे हैव स्टार्टेड चमिंग। वो पूछते थे अपने फ्रेंड से। तो तुम लोगों में से जो लोग गर्ल्स हॉस्टल में रह रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज? कैसे पूछते हो कि किसको बोलते हो कि पीछे से देख के बताओ कि कोई स्पॉट तो नहीं है? और इज इट अ कॉमन प्रैक्टिस या नहीं है, नहीं करते हो ये? कैसे? क्लास में फ्रेंड होती है उससे पूछ लेता है ना, मतलब जो भी आपके साथ में रहती है। मतलब तुम्हारे साइटेड फ्रेंड है उनसे पूछ लेते हो? हाँ, यस मैम। नहीं, मैं विजुअल, मैं वो उसका बोल रही हूँ कि अगर मान लो पूरा जैसे ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल होता है, तो उसमें क्या करोगे? अटेंडेंट से पूछोगे? मतलब कोई साइटेड किसी को तलाश करोगे? मतलब कभी ये प्रॉब्लम टाइप की चीज फेस होती है? नहीं लगता कुछ? एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मैं आंसर करना चाहूंगी कि मैम मेरे हिसाब से तो पता तो चल ही जाता है, खुद ही पता चल जाता है, ये किसी से पूछने की हमें जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। नहीं मैम, आई थिंक स्टेनिंग का पूछना चाह रही है, राइट मैम? स्टेनिंग का? मैं स्टेनिंग का पूछ रही हूँ। हाँ जी मैम, स्टेनिंग की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मतलब कुछ भी होगा तो फील तो होगा ही ना, बेशक मतलब इतना हो जाता है, पता चल जाता है। नहीं होता था पर्सनली व्हेन आई नेवर फेल्ट, मतलब देयर वर ओकेजन्स। तो एनीवे, आई गॉट माय दिस थिंग। थैंक्स दामिनी, थैंक्स पूजा। अल्पना जी, आप कुछ उसका ऑर्डर का बता रही थी, जब मैं कह रही थी ना कि कभी लाइक अगेन जैसे साइटेड को हमको पता चल जाता है कि क्लॉट ज्यादा है, क्लॉट कम है, हाँ, उसका कलर, तो उसके लिए आपके पास कोई वो है बेटे? क्योंकि एक हेल्दी फ्लो जो है वो एक जैसे ब्लड का भी होता है ना कि ब्लड का अगर कलर बहुत डार्क है या बहुत कम है, तो वो उससे डॉक्टर्स अगर होते हैं तो उनको कुछ चीजें पता चल जाती हैं कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इसका तो खून बड़ा पतला है, या इसका तो खून बड़ा डार्क है, ऐसे कुछ करके। तो मैं ऐसी आउट ऑफ शेयर क्यूरियोसिटी डॉक्टर अल्पना से पूछ रही थी आपकी टॉक स्टार्ट होने के पहले
कि कोई और तरीका है पता करने का? बिकॉज क्या होता है कि कभी जब तुम्हारी अपनी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, जैसे अगर तुम नॉर्मल उसमें हो, जब मैम ने बोला कि आप फ्रूट खा रहे हो, अच्छा पानी पी रहे हो, अच्छे उसमें हो, तब आपका फ्लो जनरली ठीक रहता है। कभी एडवर्स सर्कमस्टांसेस होती है कि आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं ऐसे हो या आपने नहीं किया, तो आपका फ्लो भी उस हिसाब से गड़बड़ होता है। तो आई वाज आस्किंग हर कि देखने को छोड़ के कोई और तरीका है कि आपको पता चले कि यू नीड लिटिल मोर केयर दिस टाइम? एक्चुअली वो अगर क्लॉट्स आते हैं तो भी मेरे ख्याल से पता चल जाता होगा कि अभी थोड़े से बड़े क्लॉट आ रहे हैं, पेन ज्यादा हो रहा है, या अचानक से कोई बड़ा सा क्लॉट आया तो पता चल गया, तो उससे पता चल सकता है कि फ्लो ज्यादा हो रहा है, या फिर खुद ही ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सोक हो रहा है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी फीलिंग हो रही है, सोक ज्यादा हो रहा है, तो उससे पता चल जाता है। प्लस अगर इन्फेक्शन हो तो फाउल स्मेल से पता चल जाता है कि आज स्मेल थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत स्मेल कर रहा है, तो दैट इज अनदर इंडिकेशन कि शायद कहीं कोई प्रॉब्लम है। ओके, लाइक दैट आई थिंक। कलर, जब इन्फेक्शन होगा तो कलर थोड़ा सा डार्कर होगा, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो उसमें लेकिन साथ में स्मेल भी आएगी, सो यू कैन मेक आउट फ्रॉम दैट। गुड, समथिंग लाइक दैट। हाँ, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अचार नहीं बनाना या नहीं खाना। बचपन में सुना था, आई थिंक हर जगह हर बच्चे को यही बताया जाता है। आई थिंक ये मेनली मुझे लगता है कि उसका रीजन ये होगा कि मतलब कुछ बॉडी में वो है, तो तुम अपना सात्विक खाना, जैसे बोलते हैं ना कि पेट खराब है तो खिचड़ी खाओ, ये इतना ज्यादा वो स्पाइसी मत खाओ, सुबह तो पेट खराब था, सुबह तो उल्टी कर रहे थे, तो उस तरह का माना जाता है कि दिस इज सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, तो जस्ट अवॉइड स्पाइसी या वो वाला फूड। पर पर्टिकुलर अचार की क्यों पीछे पड़ते थे, आई डोंट नो। यस, ये बचपन में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। आई थिंक कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको उसको अचार खाने को मना नहीं किया गया होगा। We used to find it very very interesting. Yes. Very good. और बेटा और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो जी रितु। मैम, अगर महीने में 2 बार हो, फर्स्ट एंड लास्ट में, तो क्या डू आई नीड टू कंसल्ट विद द डॉक्टर और नॉट? देखो बेटा, एक ना इस चीज को कैलकुलेट करो, हम इसको बोलते हैं कि आप अपना मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बनाइए। दैट इज कि जैसे आपका फर्स्ट डे, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को हुआ आपके, उसके बाद नेक्स्ट आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हो? यूजुअल साइकिल होती है अराउंड 28 डेज की, 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद। तो अगर आपको 1 जनवरी को हुआ है तो 28 जनवरी को दोबारा हो सकता है, वो 26-27 जनवरी भी हो सकता है, 29-30 जनवरी भी हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल रेगुलर पीरियड्स हैं 28 दिन के, 1 जनवरी को हुआ, फिर 28 जनवरी को हुआ, सो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें अगर आप ये सोचोगे तो ये तो महीने में 2 बार हो गया, तो नहीं, वो महीने में 2 बार नहीं हुआ। उन दो पीरियड्स के बीच का जो इंटरवल है वो 28 दिन है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वो 25-26 दिन होता है हर बार, तो भी वो ठीक है। वो 29-30-31 दिन होता है हर बार, तो भी ठीक है। इंटरवल दोनों के बीच का ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम होना चाहिए, इस चीज वो देखना है आपको। लेकिन अगर 1 जनवरी को हुआ, फिर 20 जनवरी को हो गया, उसके बाद फिर से आपका 2 फरवरी को हो गया, दैट इज डेफिनेटली अबनॉर्मल, जरूर कंसल्ट करना चाहिए। गुड। जैसे मेरा 4 तारीख को हुआ था और 4 से 7 तक, उसके बाद 29 जून को, 29 4 तारीख को हुआ, 29 को हुआ, तो 25 दिन में हो गया। आपको एक कैलेंडर में मार्क करके देखना होगा क्या आपका हर बार 25-26 दिन में हो जाता है। अगर ये हर बार 25-26 दिन होता है तो ये आपका नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। नहीं, हर बार तो नहीं होता है, हर बार तो once in a month होता है। और भी कुछ चीजें हैं, घर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई एग्जाम है, घर में कोई फंक्शन है जिसके लिए आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है, या आपके चेंज ऑफ प्लेस है, या इस तरह की अचानक कोई परेशानी थी, उसकी वजह से भी कई बार हार्मोनल चेंजेस हो के पीरियड्स थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कई बार मम्मियां आती हैं कि इसको दिसंबर में एग्जाम, वो पीरियड्स हुए थे, जनवरी में एग्जाम है, दिसंबर में हुए, उसके बाद जनवरी में हुए ही नहीं, फिर सीधे फरवरी में हुए, उसको भी हम नॉर्मल मानेंगे, क्योंकि जितना एग्जाम की टेंशन थी उसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी डिले हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। तो आप ये भी सोचिए कि क्या कोई ऐसा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर था
और हर बार अगर इरेग्युलर हो रहे हैं तो भी डेफिनेटली दिखा लीजिए, कभी 20 दिन, कभी 40 दिन, कभी 30 दिन, कभी 25 दिन दिखा लेना चाहिए। वेरी गुड, थैंक्स। और बेटे जब भी आप कैलकुलेट करते हो ना तो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से कैलकुलेट करना, वो कब तक खींचा या कब बंद हो गया उससे नहीं मैटर करता इतना, जो फर्स्ट डे आपका जब शुरू हुआ उससे ही आप आगे का वो कैलकुलेशन करना। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम। I don't think there is any other question. Sameer or Shelly, I think Anand is also there. I'll expect my team to thank ma'am now. Yes ma'am, yes ma'am. Actually, Yes ma'am, I'm listening. हाँ, सुन रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही थी सबको? हाँ, नहीं मतलब आई एम सॉरी, मतलब वाज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? हाँ मैम, मेरे लिए रीडेबल नहीं था, लेकिन लो विजन वाले जो है Readable. उन्होंने भी पूरा उसका वो उठाया होगा, मतलब आई कैन इवन रीड द थिंग। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। बेटे आप लोग बताओ, आप लोगों को पता चल रहा था कितने लोगों को उसका मैम क्या वो देख पाए? मतलब अच्छा नहीं, वो बहुत स्मार्ट आंसर दे रहा है समीर। उसकी बेटी थी तो वो बोल रहा है कि अनन्या को दिख रहा था। दैट्स लाइक अ रिस्पांसिबल फादर, वो अपनी बेटी को लेकर आया, बेटी साइटेड, मतलब इट वाज मेंट फॉर दिस थिंग। मतलब वही मैं हमेशा बोलती हूं कि फैमिली मेंबर्स को भी अगर आप लाना चाहो तो देयर इज नो हार्म इन दैट। तो गुड, आपका प्रेजेंटेशन काम हमारे बहुत आया। मैम अगर ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर कर देंगे तो अच्छा। बेटे ये हम इस वीक में, जो कमिंग वीक है, इसमें ये YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएगा और हमने अपना YouTube का लिंक आपको दिया हुआ है, आप उसमें जाके आराम से देख लेना, ठीक है? एंड आई मस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये एक बहुत ही नोबल चीज है कि अगर सोसाइटी ध्यान नहीं दे रही है तो ये बहुत ही नोबल काम कर रही है NAB मेरठ। आई रियली थैंक यू, कांग्रेचुलेट यू। Now you have become part of us. Part of us, और आप जब भी बुलाएं कभी भी, आई एम ऑलवेज रेडी। ओके, थैंक यू सो मच। और उसमें मैं डॉक्टर अल्पना के बिहाफ पे आप लोगों को एक चीज बोल सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी पिक्यूलियर प्रॉब्लम है and you want to consult her, as a rule हम कभी भी उनका फोन नंबर और वो मेल आईडी शेयर नहीं करते हैं, पर अगर आपको कुछ भी गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें आप कंसल्ट करना चाहो तो यू जस्ट गिव मी अ मैसेज, या तो आप ग्रुप में लगा दो अगर आपको लग रहा है बहुत कॉमन है, और अगर आपको लग रहा है कि बहुत पिक्यूलियर आप ही के लिए है, मैं उसको डॉक्टर अल्पना को वो कर दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी, और उसका जो रिप्लाई होगा मैं वो आपको दे दूंगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये सर्विस हम हर एक के लिए उसमें करते हैं, बट कीपिंग देयर प्राइवेसी इंटैक्ट, आई जस्ट बिकम द सेतु फॉर दैट। तो कुछ भी हो आपको लग रहा है, बिकॉज नाउ मैम हैज अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम वेरी क्लियरली कि आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, आपकी क्या वो हैं, और हर बात के लिए भागना भी पॉसिबल नहीं होता है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के लिए के पास। तो अगर आपको कोई वो है तो आप डेफिनेटली यू कैन शेयर इट विद मी और आपको रिप्लाई मिल जाएगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, so थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you doctor. थैंक यू all. Nice talk. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। बहुत अच्छा सेशन आपने दिया हमें। थैंक यू। यस मैम, नेक्स्ट टाइम भी आपको परेशान करेंगे। बिल्कुल, आप जब चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल जब चाहे, कभी भी। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। स्टॉप प्रेजेंटिंग।